दिस इज मनीष, वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको सही समय पर वीडियो मिल सके। तो आज के इस वीडियो में कोठारी कमीशन 1964 और 66 के बारे में बताऊंगा, जिसको इंडियन एजुकेशन भी कहा जाता है। मैं आपको बता रहा हूं जितने भी कमीशंस रिकमेंड किए गए थे भारत सरकार के द्वारा एजुकेशन के लिए, उस सीरीज में मैंने आज आपको कोठारी के बारे में बताया। इससे पहले मैंने आपको वीडियो जो बनाया था उसको वर्धा कमीशन, फिर उसके बाद मैं बताया था मुदालियर कमीशन, जिसको सेकेंडरी एजुकेशन के भी नाम से जानेंगे। आज एक आगे के वीडियो हम लोग जो देखेंगे वो एनपी 1986 के बारे में जानेंगे। तो जितनी भी चीजें हैं वीडियो आप काफी इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए, हमारे बीएड, केवीएस, स्टेट जितने भी होते हैं टीचर एग्जाम, उस सब के लिए। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सही समय पर वीडियो मिल सके और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर टोटल फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको आपको कंप्लीट होल बीएड के सिलेबस से कवर किया जा रहा है और टोटल जितने भी एजुकेशन एग्जाम होते हैं, टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, उस सभी के लिए आपको नोट मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो संडे के बाद फिर मंडे एक नई तरोताजा के साथ, नई वीडियो के साथ आज सर क्लासेस के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट और जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसको कोठारी कमीशन 1964 और 66 के नाम से भी जानते हैं। तो ये वीडियो काफी आज हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने जा रही है कि एजुकेशन जगत का ये काफी एक ऐसी कमीशन थी जो काफी इसके जितनी भी चीजें थी, गाइडलाइंस थी, वो इम्प्लीमेंट किया गया था। तो चीजों को आगे बात बढ़ाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन का, ठीक है। तो ये इंडियन कमीशन इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसा मतलब कमीशन था जो छठा पोजीशन पर आता है, मतलब 6th कमीशन थे इंडियन हिस्ट्री में। जितने भी कमीशन एजुकेशन को लेकर बने थे ये छठा थे। इसके पहले 5 कमीशन ऑलरेडी बन चुके थे, तो ये मिलाकर ये छठा कमीशन था, जिसको 64-66 में क्या किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद का ये उससे पहले ये दूसरा कमीशन बन चुका था। जैसे कोठारी के पहले 2 कमीशन बन चुके थे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद। पहला तो राधा कृष्णन कमीशन जो यूजीसी के लिए बना था, ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड सेकेंड, और दूसरा बना था सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, जिसको मुदालियर कमीशन के भी नाम से जानते हैं। तो पहला 1948 में राधा कृष्णन कमीशन बना था, ठीक है, और दूसरा कमीशन जो बना था 1952 में आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम लोग मुदालियर कमीशन के भी नाम से जानते हैं। और आज हम बात करेंगे कोठारी कमीशन के बारे में। इस कमीशन के बनाने के मेन इंटेंशन जो थी गवर्नमेंट का, जितने जो कमीशन इंडिपेंडेंस के बाद बने थे या पहले बने थे उसमें बहुत सारे डिफेक्ट रह गए थे, तो उस चीजों को हटाना था, रिमूव करनी थी और एक न्यू एजुकेशन कमीशन को एडवाइज करनी थी जो नेशनल पैटर्न पर हो, एजुकेशन जिसमें जनरल प्रिंसिपल्स हो, पॉलिसी हो और डेवलपमेंट एजुकेशन एट ऑल स्टेजेस, यानी एजुकेशन की जो डेवलपमेंट हो सभी स्टेजेस को देखकर, यानी उस बेस पर किया जाए, ठीक है। तो अपॉइंट जो किया था कोठारी कमीशन का, कैसे होता है, क्यों होता है, उसको हम लोग देख लेते। कोठारी कमीशन को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 14 जुलाई 1964 को किया गया था। इनका कोठारी इसलिए नाम पड़ा, इनका पूरा नाम था डॉक्टर डीएस कोठारी, ठीक है, दौलत सिंह कोठारी। इसमें जो कमिटी बना था उसमें मेंबर्स 17 मेंबर्स थे, जो 14 मेंबर्स थे और एक मेंबर जो था सेक्रेटरी था, एक मेंबर जो एसोसिएट थे और एसोसिएट सेक्रेटरी थे, और जो डीएस कोठारी थे वो चेयरमैन थे यूजीसी का, जो ये मतलब अपॉइंट किया गया था। और जो इसमें 17 मेंबर्स की बात करें तो इस 17 मेंबर्स में 12 जो मेंबर्स थे आपका इंडियंस थे और 5 जो मेंबर्स थे वो विदेशी थे। और जो विदेशी थे वो एक इंग्लैंड से एक थे, अमेरिका से एक थे, फ्रांस से थे, जापान से थे, रशिया से थे, ठीक है। ये 5 मेंबर विदेशी थे, ठीक। और पी नायक को इसमें एसोसिएट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया था, ठीक है। अब इसका फीचर जान लेते हैं कि कोठारी कमीशन का फीचर क्या था, इस कैसे इसकी इम्पोर्टेंसी क्या है, इसकी विशेषता क्या थी, ठीक है।
इससे पहले जितने भी 5 कमीशंस बना था वो काफी मतलब इसलिए फेल्योर हुआ कि वो डिड नॉट डील विथ एजुकेशन एज अ होल। पूरी चीजों को, पूरी बेस को चेक नहीं कर पाता था, ठीक है, उसको डील नहीं कर पाता था, इसलिए वो फेल्योर साबित हुआ था, ठीक है। लेकिन ये कमीशन का जो मेन अटेंशन था, मेन फोकस जो था कि डिफरेंट लेवल पर जाकर उसको क्या करे, चेक करे, डील करे, है ना, और इंक्वायरी करे हर एक सेक्टर में, सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन में ना होकर एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर तीनों सेक्टर में इस कमीशन को चेक करने या उसे इंक्वायरी करने की बहुत छूट दी गई थी एक चीजों, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि और कमीशन जो बना था स्पेसिफिक चीजों में, क्या कि एक पार्टिकुलर में वो सिमट के रह गया था, ठीक है। और इसकी दूसरी जो फीचर, इसका जो मानना था कि एजुकेशन जो होती है इट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशन को डेवलप करने के लिए एजुकेशन बहुत बड़ी पावर होती है, इंस्ट्रूमेंट होती है। तो इट्स अ प्ले अ क्रूशियल रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल डेवलपमेंट, है ना, इन ऑल इट्स बोल्डनेस ऑन एवरी पेज ऑफ द रिपोर्ट। So we can say that never before education was given such a below of national honor, and never before was it conceived as a pivot of national honor, and never before was it conceived as a pivot of national progress and the prosperity as revealed in the pages of the commission's report। इंडिया की जो एजुकेशन थी वो चल रही थी किस बेस पे इमर्ज हो रही थी, वो इंडियन एक्सपीरियंस के आधार पर चल रही थी, उनकी थॉट, कल्चर्स, लोकल कंडीशंस। लेकिन इसमें कुछ नया करने की जरूरत थी, ठीक है। एक जो हमारे सोसाइटी में चेंजेज आ रहे थे, डायनेमिक चेंजेज आ रहे थे वर्ल्ड लेवल पर, तो साइंटिफिक चीजों को इनबिल्ट किया जा रहा था, एग्जिस्ट हो रहे थे, वो चीजें हमारे एजुकेशन में क्या करना था, डालना था। तो इस सभी को देखते हुए ये फॉरेनर एक जो बोल सकते हो शिक्षा शास्त्री जो थे, वैज्ञानिक थे, उन सबको बुलाया गया था इस कमेटी में, इसलिए डाला गया था ताकि हमारे एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जाए। इसलिए इस एडवांटेज को इंक्लूड करने के लिए, विदेशी कॉन्सेप्ट को इसमें इंक्लूड करने के लिए, साइंटिफिक एजुकेशन को इंक्लूड करने के लिए ये क्या किया गया था, इसमें विदेशी मेंबर्स को यानी फॉरेनर मेंबर्स को, 5 फॉरेनर मेंबर्स को डाला गया था। और ऐसा नहीं है कि 5 जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे जो मेन वर्क में थे, मेन जो प्रपोजल था उसमें थे, 20 जो थे असिस्टेंट थे, कंसल्टेंट थे जो डिफरेंट कंट्री से आते थे, ठीक है। अब इसको मेकिंग यानी बनाने में जो रिपोर्ट कैसे क्या क्या काम आता है, क्या कितने दिन लगते हैं, कितने टास्क फोर्स होते हैं, तो ये कमीशन जब रिपोर्ट हुई तो ये महात्मा गांधी के बर्थडे के दिन से स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इसको इसमें जो था, इसमें 12 टास्क फोर्स को डाला गया, 7 वर्किंग ग्रुप में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। और जो इंटरव्यू लिया गया मतलब 9000 मेन और वुमेन पर अलग अलग सेक्टर से, लाइक एडुकेटर हो, साइंटिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, स्कॉलर्स एंड डिफरेंट फील्ड से, उन पर ये रिसर्च किया गया, इनका इंटरव्यू लिया गया, ठीक है। और उस बेस पर ये क्या किया गया, ये रिपोर्ट तैयार किया गया था। द कमीशन जो था स्पेंट 100 डेज ये विजिटिंग, मतलब इस 100 दिन तक विजिट किया था, अपना टाइम जो 100 दिन तक स्पेंड किया था, कहां जाकर, यूनिवर्सिटी में विजिट किया, कॉलेजेस में गए, स्कूल्स गए, और उन टीचर से डिस्कशन किए, एजुकेशनिस्ट जो थे, एडमिनिस्ट्रेटर जो थे, स्टूडेंट जो थे, वो सभी से बातें किए, उनकी व्यू लिया, उनकी आइडिया लिया, और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार होती है, ठीक है। तो उनसे जो मेमोरेंडम और नोट्स, 2400 मेमोरेंडम और नोट्स तैयार होती है। जो कमीशन जो वर्क है 21 मंथ तक इस रिपोर्ट को तैयार करने में लगा था, और फाइनली ये रिपोर्ट सबमिट कर दिया जाता है जून 1966 को। तो इसमें जो टास्क फोर्स कितने बने, 12, कितने वर्किंग ग्रुप में डाल दिया गया, 7 वर्किंग ग्रुप में, कितने लोगों के मेन और वुमेन पर वर्क किया, तो 9000 मेन एंड वुमेन्स पर इंटरव्यू लिया गया। 100 दिन तक सभी जगह विजिट किया गया, मैंने बताया आपको, स्कूल, कॉलेजेस, है ना। तो वहां पे इसको स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट, ये सभी से मिले। फिर ये जो रिपोर्ट तैयार किया है 4 सेक्शंस में बांट दिए गए हैं, और इसको प्रोग्राम कैटेगराइज इनटू 3, ओके। ये 4 सेक्शन क्या था, तो पहला जो था आपका वो डील विथ जनरल सेक्शंस था, दूसरा था डील विथ एजुकेशन
एज डिफरेंट स्टेज एंड डिफरेंट सेक्टर्स। ओके, और जो थर्ड सेक्शन था वो था डील विथ implementation of the various recommendation and program suggest by the commission। और सेक्शन 4 जो था आपका consist of supplementary papers। तो इस सभी 4 सेक्शन में इसको क्या कर दिया गया, बांट दिया। इस 4 सेक्शन की बात फिर बात होती है कि ये आखिर बात किस चीजों पर कर रहे थे। तो ये बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम रिलेट टू द लाइफ। जो एजुकेशन हमें वो लाइफ से जोड़ कर देखा गया, उससे रिलेटेड होनी चाहिए, हमारी जरूरत के हिसाब से एजुकेशन होनी चाहिए। एस्पायरेशन ऑफ द नेशन, है ना, जो एजुकेशन वो क्वालिटी होनी चाहिए, जो हमारे इंप्रूव हो सके, स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ताकि वो अपना जब एजुकेशन में क्वालिटी होगी तो बच्चा क्या कर सकता है कि अपना जीविका का उपार्जन कर सकता है, अपनी एजुकेशन को, अपनी ज्ञान को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, वन प्लेस टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर पीपल। तो ये सभी चीजें ये मेन इसमें जो था इसमें शामिल किया गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिकमेंडेशन ऑफ द कोठारी एजुकेशन कमीशन। तो बात, एजुकेशन एक ऐसी मतलब इंस्ट्रूमेंट है, इट्स एक्सटेंसिव रोल प्ले इन चेंजिंग द मेन एंड सोसाइटी। तो किसी चीज को कोई प्रॉब्लम्स होती है हमारे सोसाइटी में, इसको रिमूव कर, कुछ डिफेक्ट होता है, कुछ इविल्स होते हैं, उसको आप किससे दूर कर सकते हो, एजुकेशन से। तो इसको एक काफी एजुकेशन जो होती है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सोसाइटी को डेवलप करने में, किसी आदमी या किसी वुमेन्स की चेंज करने में, उनकी बिहेवियर को चेंज करने में। हमारा अगर इकोनॉमिकली, सोशली, फाइनेंशियली अगर हम वीक है तो उसको पावरफुल बनाने में मदद करता है ये हमारे एजुकेशन। तो इसीलिए रिकमेंड किया गया था कि 4 सेक्टर में इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं कि ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो हमारी आउटकम ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, इनपुट अब जब डाल रहे हो, अच्छी इनपुट एजुकेशन हम बच्चों को देंगे तो आउटकम भी हमारा बेटर होगा। हमारा एजुकेशन इस पर बात कही गई थी। ठीक है, प्रोमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, इसमें बोला गया था कि हमें सोशल और सामाजिकता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एजुकेशन एडॉप्ट कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं तो समाज से दूर हो जाए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो हमें सामाजिक होनी चाहिए, नेशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए, एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन की बात कही गई, डेवलपिंग सोशल एंड मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू की बात कही। तो ये सभी को हम लोग देख लेते हैं, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे। तो पहला हम देखते हैं इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी में साइंस इज द बेसिक कंपोनेंट, साइंस को एक बेसिक कंपोनेंट बोला गया है एजुकेशन का और कल्चर का। इसीलिए इट शुड बी, होनी चाहिए, मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी साइंस को इसमें इंक्लूड करना है इंटीग्रल पार्ट या फिर स्कूल एजुकेशन में। ठीक है, इसमें इंक्लूड बोला गया है करने की वैल्यू ऑफ मैनुअल वर्क को, है ना, रिकमेंड करना, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस को इसमें डालना है। दूसरी बात बोला गया कि हमें टेक्निकल इंडस्ट्री पर ध्यान देना, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड पर ध्यान देनी है ना, जिससे वैसी शिक्षा देना है बच्चों को ताकि उनसे आउटकम ज्यादा से ज्यादा हो सके। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो हमें प्रमोट करना है सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन। एजुकेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कॉमन स्कूल सिस्टम और पब्लिक एजुकेशन में क्या उसको एडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, जो हमारा गल्फ है मतलब खाई है, वो ब्रिज का काम करता है। किसके किसके बीच में खाई है, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के बीच में जो खाई है, वो एजुकेशन क्या करता है, गैप को फुल करता है, मतलब ब्रिज के काम करता है। ठीक है, तो उसमें इंटेलेक्चुअल हम लोग करते हैं। ठीक है, उनसे मास सोशल एंड नेशनल सर्विस शुड बी मेड इंटीग्रल पार्ट, उससे कम्युनिकेट करते हैं, उनको समझाते थे। एजुकेशन इसमें रोल प्ले करता है, काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, लैंग्वेज जो होती है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एडहेसिव फॉर सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, सुटेबल। तो इसमें बोला गया है कि हमें मदर टंग को भी जरूरी है सीखना चाहिए, हमें हिंदी भी सीखनी चाहिए और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ताकि आप कहीं भी रहे, मान लेते हैं कि कम्युनिकेट, आप साउथ इंडिया जाते हो, आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो, अगर आप तीनों लैंग्वेज जानते हो, जैसे इसमें जो 3 लैंग्वेज की बात कही गई थी कि मदर टंग, हिंदी और इंग्लिश भी जानते हो फॉरेन, जो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, अच्छे से समझा सकते हो, ये सभी चीजों को लेकर हमें तीनों लैंग्वेज को जानना बहुत जरूरी है। ये बात बोलिए कि आप अच्छे से डिलीवर कर सकते हो किसी भी चीजों को। ठीक है, अब बात करते हैं कि एजुकेशन
मॉडर्नाइज के बारे में। आज के जो सोसाइटी हमारा है वो साइंस बेस्ड सोसाइटी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो चेंजेज आ रहे हैं काफी रैपिडली और एडवांसमेंट जो चेंजेज हो रही है टेक्निकल नॉलेज में, है ना, एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज, यानी किसी चीज को अगर हम देख रहे हैं आज की जो रिक्वायरमेंट है, आज की इंडस्ट्री बेस्ड का रिक्वायरमेंट है, बात करते हैं टेक्निकल फील्ड की रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से देखा जाए तो हमारे जो करिकुलम होनी चाहिए वो काफी एडवांस बेस्ड होनी चाहिए, प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग रूढ़वादी तरीके से जो ट्रेडिशनली जो चलते आ रहा है करिकुलम उसको फॉलो करें। आज के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या होनी चाहिए, चीजों को ध्यान रखते हुए उसमें चेंजेस होनी चाहिए, चाहे करिकुलम हो, सिलेबी हो, या फिर हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें भी क्या मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, ठीक है। और हमें टीचर का भी ट्रेंड करना चाहिए, ऐसी बात कही गई है एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू के क्या इंपॉर्टेंट होती है एजुकेशन में, इसको देख लेते हैं। The central and state government should adopt measures to introduce education in moral, social and spiritual value in all institutions under their direct control on the lines recommended by the University Education Commission और Religious and Moral Instruction। इसमें ये कहा गया है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडॉप्ट करनी चाहिए, यानी उनको रखना चाहिए सोशल, मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यू को। इससे क्या होता है कि बच्चे समाज से जुड़ा रहता है, अपने फैमिली से जुड़ा रहता है और लोगों को रिस्पेक्ट करना जानता है और कैसे किसी की वैल्यू को समझता है, ये आपको सोशल और स्पिरिचुअल मोरल वैल्यू से ही सीखता है। आज के डेट में क्या हो रहा है कि बच्चे क्या हो जा रहे हैं कि काफी पिछड़ जा रहे हैं सभी चीजों को, तो ये सभी को ध्यान रखते हुए स्पिरिचुअल सोशल वैल्यू को भी इसमें मेंशन किया गया था, ठीक है। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट शुड बी स्पेशली कंसर्न्ड विद द वे इन विच दीज वैल्यू can be taught visually and effectively and should undertake preparations of the special literature for use of student and teacher। तो अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन स्ट्रक्चर ऑफ कोठारी कमीशन। तो स्ट्रक्चर जो थे एजुकेशन का वो कैसा था अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन। पहला तो कमीशन हैज 3 मेन एस्पेक्ट। कमीशन जो है 3 मेन एस्पेक्ट पर चलता। पहला था इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन सा सब्जेक्ट को इन्वॉल्व किया गया था, तो पहला देख लेते हैं। साइंस एजुकेशन क्या था, साइंस एजुकेशन। वर्क एक्सपीरियंस की बात कही गई थी कि होनी चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन की बात कही तो वोकेशनल शुड बी एम्फेसाइज पार्टिकुलर एट द सेकेंडरी स्टेज। तो ये सेकेंडरी स्टेज पर बोला गया था। वोकेशनल का मतलब होता है कि आप मान लेते हैं कि आप अल्टरनेट कोई आप स्कूल छूट जाता है या फिर आप स्कूल जाके आप क्लास नहीं कर पाते तो आप वोकेशनल एजुकेशन का यूज कर सकते हो, आप घर बैठे भी पढ़ सकते हो, है ना। तो एक कंटिन्यूटी इसमें शो नहीं होती है। इसका एज 11 to 60 एंड द हायर सेकेंड, और इसमें टेक्निकल डिग्री को भी इन्वॉल्व किया गया था, डाला गया था। कॉमन स्कूल की बात कही गई थी। सोशल एंड नेशनल सर्विस का बात कही गई थी। लैंग्वेज पॉलिसी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला काफी शुड बी मॉडिफाइड, जो मैंने बताया कि मदर टंग होनी चाहिए हिंदी। तो ये क्या करता, इम्फेसाइज करता है चीजों को, लैंग्वेज को इनबिल्ट ब्रॉड करने के लिए या चीजों को और अच्छे से समझाने के लिए, डिलीवर करने के लिए हमें तीनों लैंग्वेज की होना बहुत जरूरी है। दूसरा इसमें बात करता है प्रोमोट और नेशनल यूनिटी के बारे में बात। इलास्टिसिटी होनी चाहिए, डायनेमिक होनी चाहिए करिकुलम का, यानी कहने का मतलब एजुकेशन जो होनी चाहिए अलग, मतलब फुल टाइम भी होनी चाहिए, पार्ट टाइम भी होनी चाहिए और ऑन टाइम भी होनी चाहिए। तो इसमें क्या मतलब फुल टाइम का जो एजुकेशन, जो मतलब जो बच्चे फुल टाइम करते हैं वो फुल पार्ट टाइम का भी कंडीशन मान लेते हैं। कोई फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो एजुकेशन स्कूल नहीं जा पाते, उनके लिए पार्ट टाइम की व्यवस्था किया जाता है कि वो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी सही करे और एजुकेशन ज्वाइन करते। इस तरह से चीजें होनी चाहिए। क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात कही गई थी कि यूटिलाइजेशन ऑफ फैसिलिटी, है ना, जो फैसिलिटी है उसको यूटिलाइज करें आप। इट सजेस्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्किंग डेज। इसमें जो बताया गया था कि जो वर्किंग डेज है पहले कम था, तो उसको इसमें बताया गया था कि ज्यादा से ज्यादा। और सबसे बड़ी चीज जो है रिऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशनल स्ट्रक्चर टीचर स्टूडेंट रिकमेंड किया था। कोठारी कमीशन सबसे पहले रिकमेंड किया था 10, 2 और 3, यानी बेसिक एजुकेशन 10 की बात कही गई, उसके बाद 2 साल का, उसके बाद 3 ईयर्स यानी डिग्री कोर्स का। अब इसमें बात करिकुला की बात करते हैं तो करिकुला मतलब करिकुलम
होनी चाहिए, सिलेक्टिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, सिलेक्टिव वहां पर चीजें, पैसे की बात हुई कि फाइनेंशियली यानी पैसे वहां पर आप खर्च करो सिलेक्टिव एरिया पर, ऐसे जहां मन किया वहां नहीं खर्च करो, जिससे क्या होती है पैसे का मिसयूज होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो था एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी। तो इसमें कहा गया था कि अगर 1 से 14 साल, एडल्ट लिटरेसी में बोला गया था कि अगर जो बच्चा 1 से 14 साल के बीच जो कंपलसरी और फ्री एजुकेशन में किसी कारणवश ये एजुकेशन अगर नहीं ये कर सकता है, तो उनको फिर एक चांस दिया जाए कि उन्हें क्या किया जाए कि फिर से पढ़ने का मन किया उनको तो पढ़ने दिया जाए। तो एडल्ट लिटरेसी में 15 से 35 वर्ष तक का एज को इसमें प्रेफर किया गया था कि आप कहीं से भी इसमें आदमी बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कही गई थी प्राइमरी एजुकेशन की, तो यानी गुड, अच्छी होनी चाहिए, इफेक्टिव प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, टोटल जितने भी चिल्ड्रन उन्हें अच्छा और इफेक्टिव प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि बच्चे आगे चल के उन्हें जो फाउंडेशन अगर अच्छा होता है ना, तो उन्हें आगे सीखने पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसीलिए इसको मतलब गुड और इफेक्टिव बनाने के लिए बात कही गई थी। और जो प्रोवाइड जो होता ना पॉलिसी, इस पॉलिसी ऑब्जेक्टिव जो था एजुकेशन पॉलिसी का 5 इयर्स तक, यानी 1975 में ये बोला गया था कि 5 साल तक एजुकेशन शुड बी टू प्रोवाइड 5 इयर्स ऑफ सच एजुकेशन बाय 75। और आपका ये बोला गया 75 में 5 साल तक बोला गया कि इसको प्रोवाइड कर लेना चाहिए, होनी चाहिए। और इसमें बोला गया था कि 7 साल तक, 1985 जो आया था इसमें 7 साल बोला गया था। उसके बाद बोला गया था सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन की बात कही गई थी। अब इसमें बात कर लेते हैं, इसमें जो द कमीशन रिकमेंड अ न्यू स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ एजुकेशन, the new education structure should be follow 1 to 3 year of प्री स्कूल, यानी 1 से 3 साल तक क्या होना चाहिए, प्री स्कूल की बात कही गई। यानी 1 से 3 साल तक लोगों को, मतलब एज नहीं बता रहा हूं मैं, 1 से 3 कवर करने का जो ड्यूरेशन बता रहा हूं, 1 से 3 साल तक प्री स्कूल करवाना चाहिए। प्राइमरी स्टेज जो है 7 से 8 साल तक, यानी प्राइमरी स्टेज जो है 7 to 8 years डिवाइडेड इनटू लोअर प्राइमरी स्टेज और 4 से 5 इयर्स एंड हायर प्राइमरी स्टेज। यानी इसमें बोला गया कि 7 से 8 साल के अंदर कवर करना चाहिए लोअर प्राइमरी स्टेज को, 4 से 5 साल माना गया है, और हायर प्राइमरी स्टेज को 3 से 2 साल में कवर की बात कही है। तो लोअर सेकेंडरी स्टेज का जो बात 3 से 2 साल को में कवर कर लेना है, और 1 से 3 इयर्स तक वोकेशनल एजुकेशन को कवर कर लेना है। और हायर सेकेंडरी स्टेज को 2 इयर्स ऑफ जनरल एजुकेशन या 1 to 3 इयर्स वोकेशनल एजुकेशन की बात कही। 50% जो है ऑफ द टोटल वुड बी अंडर वोकेशनल एजुकेशन को अचीव करना है, ऐसा बात कहा गया था, ठीक है। इसमें तो यही है कि इसमें बोला गया कि आपको फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं कि इसमें चीजों को द स्ट्रक्चर पैटर्न जो है कमीशन ने रिकमेंड किया था, कॉमनली नोन एज 10 to 3 के पैटर्न से भी इसको जानते हैं। और प्री स्कूल जो है 1 से 3 साल के बीच में कवर कर लेनी है। जनरल एजुकेशन शुड बी लास्ट फॉर पीरियड ऑफ 10 इयर्स, यानी यही 10 साल के में जनरल एजुकेशन सबको, बेसिक एजुकेशन जो है सबको 10 साल तक को पाना, यानी लोअर प्राइमरी 4 साल हो गया है ना, इसी 10 साल के अंदर में बांट दिया गया। लोअर प्राइमरी 4 साल के अंदर कवर कर लेना, हायर प्राइमरी 3 साल के अंदर कवर कर लेना, और लोअर सेकेंडरी एजुकेशन 3 साल के अंदर कवर कर लेना। अब उसके बाद बात कहा गया 2, यानी हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है 2 साल को फिक्स कर दिया गया, हायर सेकेंडरी को 2 साल यानी 10+2 आ गया। और उसके बाद डिग्री कोर्स को डाल दिया गया 3 साल के लिए। तो यही पैटर्न है 10+2+3, ये इसी को बोला गया था, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव स्टार्टेड बाय द कमीशन, इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव कमीशन ने दिया था इसको देखते हैं। तो इसमें बोला गया था कि भाई अब टीचर के लिए जो ट्रेनिंग होना चाहिए, कि जैसे तैसे कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएंगे, तो टीचर को ट्रेंड होने की जो बात कही थी, टीचर वाज रिकॉग्नाइज एज बिग एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो जो एजुकेशन की अगर प्रोवाइड करने के बाद तो टीचर जो है ना काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाते हैं। तो कोठारी एक पहला कमीशन जो रिकमेंड किया था टीचर ट्रेनिंग की बात कही थी, ठीक है। तो इसीलिए इसने क्या किया कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE का गठन किया 1973। इसी कॉन्सेप्ट था आपका कोठारी ने दिया था, लेकिन बाद में ये जाके NCTE की गठन हुई टीचर ट्रेनिंग के लिए 1973। कोठारी ने बात कहा कि भाई
टीचर सभी जगह काम करते हैं अलग अलग, चाहे वो लोकल बॉडीज हो, प्राइवेट मैनेजमेंट हो, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के अंदर में हो, तो उन्हें एक पे स्केल की बात कहेगी कि उन्हें पे स्केल देनी चाहिए, ठीक है, पे स्केल देनी चाहिए ताकि उन्हें काम करने में मजा आए। जब पैसे मिलते हैं ना तो काम करने में भी मजा आता है। तो ऐसा इन्हें पे स्केल की बात की, एडल्ट लिटरेसी की बात कही कि जो एम जो था इसका मेन कोठारी का इम्प्रूव करना था लिटरेसी रेट को, ठीक है, ऑल एज ग्रुप, सभी एज ग्रुप को। तो स्कूल्स को ऐसा नहीं है कि 6 से 14 साल के बच्चों को ही सिर्फ आपका शिक्षा देना था, इसमें सभी ग्रुप को, यानी हमारी लिटरेसी रेट को क्या करना था, बढ़ाना था। तो इसको देखते हुए एडल्ट लिटरेसी की बात कही गई थी। तो द कंट्री सो एज द इंक्रीज द एजुकेटेड लॉट फ्रॉम 60% इन द फोर्थ प्लान। तो इसमें फोर्थ जो प्लान था उसमें 60% रखा गया था, और फिफ्थ क्लास में जो लिटरेसी रेट इंक्रीज करने के बाद तो 80% टारगेट रखा गया था एडल्ट लिटरेसी रेट को, ठीक है, इतना टारगेट रखा गया था। नेक्स्ट जो बच जाता है कॉमन स्कूल सिस्टम, तो इसमें जो बोला गया था, तो इसमें कॉमन स्कूल की बात कही गई थी कि जैसे क्या होता है कि बहुत सारे हायर क्लास जो होते हैं वो अपने बच्चों को काफी हाईफाई स्कूल में भेजते हैं, तो इससे क्या होता है हमारे सोसाइटी में एक गैप होता है, गैप पैदा होता है, डेवलप होता है। तो उस गैप को कम करने के लिए इसमें कॉमन स्कूल की बात कही गई थी, ठीक है। तो इसमें बोला गया था भाई कॉमन स्कूल में क्या होनी चाहिए कि सबके बच्चे एक जैसे स्कूल में पढ़े, इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल के बात कही गई। फिर उसके बाद इसमें ये भी बताया गया कि नवोदय, नेत्रहाट और सैनिक स्कूल जैसे केवीएस जैसे विद्यालय की बात कही गई थी कि जिसमें बड़े और छोटे किसी को भी बड़ा छोटा ना समझा जाए, सबको एक जैसा वैल्यू दिया जाए, है ना। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट जो था लैंग्वेज पॉलिसी की। तो लैंग्वेज पॉलिसी में 3 लैंग्वेज की बात कही गई थी, है ना, कि इसमें गवर्नमेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है स्टेट्स द फॉर्मूलाज परपोर्ट ड्यू टू द नॉन एक्सेप्टेंस हिंदी साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो जैसे बात अभी लैंग्वेज पॉलिसी की, जो साउथ स्टेट इंडिया जो है वहां पर लैंग्वेज को लेकर काफी इशू भी है कि वहां पर इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज बोलना जानते हैं और बोलना चाहते भी हैं, हिंदी को और लोग नहीं। तो इसी को देखते हुए कि जहां पर हिंदी नहीं लोग बोलता वहां हिंदी को कंपलसरी करने की बात कही गई थी। तो यही कोठारी का जो मेन था, पहला जो था 10+2+3 की बात कही गई थी, ठीक है। इसमें टीचर ट्रेनिंग की बात कही गई, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग की बात कही गई। तो इस सभी चीजों को देखकर फिर उनकी पे स्केल की बात कही गई, पे स्केल की बात कही गई थी। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि इसने जो वेरीफाई या इन्वेस्टिगेशन या फिर बोल सकते हैं इसमें रिसर्च करना था सभी एजुकेशन में जाकर, यानी बेसिक एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन और अपर एजुकेशन, ये तीनों में जाके इसको चीजों को जानना था, समझना था, उसको ठीक करना था सबके लिए। और इसी में एडल्ट लिटरेसी की बात कही गई, एडल्ट लिटरेसी को बढ़ाना था। तो इस सभी को देखते हुए कमीशन काफी सक्सेसफुल रहा था। तो ये कोठारी कमीशन का ये मेन ऑब्जेक्टिव था। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार से कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और मेरे इस वीडियो को देख सके। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इससे ये पूरा कंप्लीट एक क्या बोल सकते हैं कोठारी कमीशन का जितना आपको चाहिए वो उसमें कंप्लीट मैं सिलेबस दे दिया हूं आपको बीएड के लिए, स्टेट सीटेट के लिए। इससे ज्यादा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पूछता है, ठीक है। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।